नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, निष्कर्ष एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आज आपके बीच में ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह किस परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण होता है, आज इस पर चर्चा करेंगे हम। ये जो टॉपिक होगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, आरएस के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, रीट के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी परीक्षाओं में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना किसी विलंब के हम इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। देखना, हमारे पास जब कभी एक टॉपिक होता है तो इस टॉपिक में हम आज का जो टॉपिक लेंगे महाराणा प्रताप के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी कंपटीशन का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है महाराणा प्रताप का ये टॉपिक और एक अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से उठकर आते हैं। बहुत इजी होते हैं समझने के लिए और ऑप्शन भी बहुत सटीक होते हैं। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे क्राइटेरिया दे रखे हैं जिसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में साफ लिख रखा है। रिलेशन विद मुगल सल्तनत, मुगल एम्परर या दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बाद के साथ इनके क्या संबंध थे, इनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो हम महाराणा प्रताप पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके रिलेशन, अगर मुझे मेवाड़ पढ़ना है, कुल मिला के अगर मुझे राजस्थान पढ़ना है और राजस्थान में भी अगर मुझे किसी भी प्रकार के राजा के बारे में पढ़ना है, राजस्थान का कोई भी राजा हुआ, जैसे प्रताप मुझे पढ़ना है, जैसे मुझे सांगा पढ़ना है, कोई भी राजा अगर हुआ है तो डायरेक्ट टॉपिक आपका यहां से नहीं है। टॉपिक का रिलेशन करवाया गया है दिल्ली सल्तनत और मुगलों के साथ। चूंकि हम प्रताप और सांगा के बीच की बात करते हैं, इनके टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन आता है वह मुगलों के साथ आता है। तो हमारे पास एक काल है इतिहास के अंदर, मुगल काल। और मुगल काल का टाइम पीरियड अगर आप सब जानते हैं तो ये होता है 1526 से लेकर 1707 तक। भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा काल रहा है मुगल काल, जहां पर कई राजाओं ने शासन किया है। तो हमें इतिहास को इस परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है कि राजस्थान के जितने भी राजा हमारे सिलेबस में हैं, इनका रिलेशन मुगल काल से कैसा था। तो मुगल काल से रिलेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले याद होना चाहिए मुगल काल के बारे में जानकारी। तो मैं एक बहुत अच्छी टेबल के माध्यम से आपको मुगल काल के राजाओं को याद करवाना चाहता हूं। तो देखना, हमारे पास मुगल काल अगर आता है तो मुगल काल डेफिनेटली आप सब जानते हो, ये काल चला है 1526 से लेकर 1707 तक का मुगल काल है। अब मुगल काल के राजाओं को अगर आपको याद करना है कि यहाँ मुगल काल में कौन कौन से राजा थे, किस प्रकार की डायनेस्टी थी, तो अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो मुगल काल के राजाओं को अगर याद करने के लिए बात करें तो हमें इनको क्या करना है, हमें इनको भजना है और भज के सो जाना है। क्या करोगे मुगल काल के राजाओं को याद करने के लिए? इनको भजो और भज के सो जाओ। अब देखो, बी से कौन हो गया? बाबर। बी से कौन हो गया? ये हमारा बाबर हो गया। एच से हमारा कौन हो गया? हुमायूं हो गया। ए से क्या हो गया? हमारा अकबर हो गया। जे से जहांगीर। एस से हमारा शाहजहां हो गया और ओ से हमारा औरंगजेब हो गया। ये मुगल काल की पूरी डायनेस्टी आ गई। अगर आप ऐसे देखेंगे तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो पूरी डायनेस्टी आपकी मुगल काल की आपको करना क्या है? इनको भजना है और भज के सो जाना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको रिलेशन बताऊंगा आज दिल्ली सल्तनत का। जो विद्यार्थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, द्वितीय भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण आज का टॉपिक होने वाला है। तो आपको इनको याद करने का तरीका क्या रखना है? ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, इनको भजना और भज के सो जाना है। अब हमारा रिलेशन आता है। देखो, कई बार महाराणा प्रताप से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि महाराणा प्रताप के समय दिल्ली का शासक कौन था या कौन सा एम्परर महाराणा प्रताप के समय दिल्ली पर था। कई ऐसे इंटर रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जो हमें
आज इस टॉपिक के माध्यम से सीखने हैं और आप बिल्कुल सीख सकते हो, ध्यान रख लेना। तो बाबर की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो बाबर का टाइम पीरियड हमारे पास कब से कब तक रहा? तो बाबर हमारे पास 1526 से लेकर 1530 तक का टाइम पीरियड किसका है? बाबर का। हुमायूं की अगर बात की जाती है तो हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से लेकर 1556 तक का टाइम पीरियड क्या है? हुमायूं का। इसके बीच में इसने 15 साल का निर्वासित जीवन जिया था, वो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अपन देख लेते हैं। उसके बाद अगर मैं अकबर की बात करूं तो अकबर का टाइम पीरियड मेरे पास 1526 से लेकर 1605 तक का था। उसके बाद अगर जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद अगर शाहजहां की बात की जाती है तो शाहजहां हमारे पास 1627 से लेकर 1658 तक का टाइम पीरियड हमारे पास शाहजहां का था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1658 से लेकर आपके 1707 तक का टाइम पीरियड है औरंगजेब का। हमारे आरपीएससी में सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहां से पूछे गए। अगर हम 3 राजाओं के टाइम पीरियड को याद कर लेते हैं, किस किस के? अकबर के, जहांगीर के और शाहजहां के। इस टाइम पीरियड को अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारे राजस्थान के तमाम बड़े बड़े राजा समाप्त हो जाते हैं और इनके रिलेशन इसी से पूछे जाते हैं अधिकांश। महाराणा प्रताप के अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूंगा तो महाराणा प्रताप का टाइम ड्यूरेशन जो आएगा इसके बीच में आएगा। देखो, महाराणा प्रताप के अगर बारे में बात की जाती है तो महाराणा प्रताप के लिए अगर बात आती है तो अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें, महाराणा प्रताप के कार्यकाल की, तो महाराणा प्रताप का कार्यकाल 1572 से लेकर हमारे पास 1597 तक है। 1597 तक महाराणा प्रताप का कार्यकाल है। अब 1597 तक जब महाराणा प्रताप का कार्यकाल आता है हमारे पास, तो देखो अगर हम इनके वर्षों की बात करें 72 से लेकर 97 तक की अगर हम बात करते हैं तो महाराणा प्रताप ने कुल 25 वर्ष तक राज किया। कितने वर्ष तक राज किया? 25 वर्ष तक राज कौन कर रहे हैं? महाराणा प्रताप कर रहे हैं। तो यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महाराणा प्रताप के समय या महाराणा प्रताप के राज कार्य के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो देखो, दिल्ली के शासक की अगर मुझे बात करनी है तो ऐसे ड्यूरेशन में 1572 से लेकर 1597 के ड्यूरेशन में हमारे पास अगर एक ही राजा आ रहा है, उस राजा का नाम है अकबर। अगर अकबर का टाइम ड्यूरेशन अगर आपको याद रहता है तो अकबर का टाइम ड्यूरेशन क्या था हमारा? ये देख लीजिएगा, आपका अकबर का टाइम ड्यूरेशन हमने जो लिखा है, अकबर 1556 से लेकर 1605 तक का ड्यूरेशन किसका है? अकबर का है। तो देख लीजिएगा, ये आपका 1556 से लेकर 1605 तक का टाइम ड्यूरेशन अकबर का आता है। तो ध्यान देना, महाराणा प्रताप ने राज कार्य की अगर पूछी जाती है, राज कार्य का अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस मुगल बादशाह के समय राज कार्य किया, तो आंसर क्या होगा? हमारे पास अकबर होगा। अब दूसरी बड़ी चीज, यहां से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन उठ के आता है विद्यार्थियों को। कैसा है क्वेश्चन? आ जाए कि महाराणा प्रताप ने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा गया है कि महाराणा प्रताप ने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। क्वेश्चन में क्या मिलेगा बच्चों? आपको देखा मिलेगा। और देखने की अगर बात करते हैं तो आप सब जानते हो, देखा किससे जाता है? देखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? आंखें चाहिए। तो आंखें जब देखेगा व्यक्ति तो जन्म से लेकर यहाँ देखने वाले क्वेश्चंस में आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि हमें इस क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। जन्म से मृत्यु तक का टाइम पीरियड दे दिया जाता है और उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दो बहुत प्यारे प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से उठकर आते हैं। एक तो राजकार्य में जब तक उसका शासन चला या वहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। दूसरी बात, अगर देखा शब्द आ जाए तो आपके पास क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो महाराणा प्रताप के जन्म की बात करूंगा तो महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में होता है और मृत्यु सबको आपको पता है 1597 में। अब मैं 1540 के अगर ड्यूरेशन की बात करूंगा तो हमारे पास एक और राजा अकबर के पहले आता है और उस राजा का नाम क्या है? जहांगीर।
क्या नाम है? जहांगीर। और जहांगीर का टाइम पीरियड देख लीजिएगा, आपके सामने मैंने आपको लिखाया है। जहांगीर का टाइम पीरियड क्या है आपका? 1605 से लेकर 1605 सॉरी हुमायूं, ये आपका हुमायूं होगा। हुमायूं, तो ध्यान रखना, हुमायूं के अगर टाइम पीरियड की बात करूंगा तो ये हुमायूं का टाइम पीरियड हमारे पास कब होगा? ये होगा 1530 से लेकर, और 1530 से लेकर 1556 तक का टाइम पीरियड किसका है? हुमायूं का। तो दो टाइम पीरियड हमारे पास आते हैं, किसके? अकबर और हुमायूं। इन दोनों का कार्यकाल के समय ये था। कुल मिला के अगर क्वेश्चन आ जाता है कि महाराणा प्रताप ने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, तो महाराणा प्रताप ने 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। एक कौन हो गया? अकबर, और एक हो गया आपका हुमायूं। तो देखने का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या? जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात ध्यान रखनी है। और अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि इसने कितने मुगल बादशाहों के समय कार्य किया या राज कार्य किया, तो केवल आपको शासन काल याद रखना होता है कि कब से कब तक महाराणा प्रताप ने कार्य किया। तो बच्चों, एक क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा सा यहां से सॉल्व हो जाता है, और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप के कार्यकाल के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। महाराणा प्रताप ने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा? इस प्रकार के क्वेश्चन आप यहां से सोल्व कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन होता है कि इतने कितने वर्षों तक कार्य किया। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आराम से आप डेट के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं, हमने ये सीख लिया है कि किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि रिलेशन विद मुगल एम्परर या फिर दिल्ली सल्तनत के साथ रिलेशन अगर किसी के पूछे जाते हैं तो आपको दिल्ली सल्तनत का टाइम जैसे 1206 से लेकर 1526, तो उस ड्यूरेशन का कार्यकाल। लेकिन हमें यहाँ से मुगल काल पढ़ना है, तो मुगल काल से रिलेशन के लिए आपको ये टेबल थोड़ा सा ध्यान रख लेनी है कि किसके समय किस किस व्यक्ति ने कार्य किया। एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन यहाँ से बनकर आपके बीच में आ जाता है। अब हम बिना विलंब के पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप मतलब बहुत बड़े राजस्थान के एक नायक रहे हैं, और इस योद्धा का नाम सबसे पहले लिया जाता है हल्दी घाटी, जो वीरों की भूमि है, वहाँ से बिलोंग करते हैं महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महाराणा प्रताप का टाइम पीरियड 1572 से 1597 आपको सबको याद रखना है। और कितने वर्षों तक कार्य किया? 25 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया। अब देखना, महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म जो होता है हमारा 9 मई 1540 को होता है। कब होता है बच्चों? 9 मई 1540 को। याद रखना है, कई बार डेट आ जाती है 9 मई 1540 के बारे में। इनका जन्म बहुत महत्वपूर्ण शासक है, इसलिए आपको डेट याद रखनी है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को हुआ है। अब 9 मई 1540 को जन्म स्थान की बात करते हैं, तो जन्म स्थान ध्यान रख लेना, जन्म स्थान है इनका कुंभलगढ़। अच्छी तरह याद रखना, कुंभलगढ़। ये बहुत सबसे लंबी प्राचीर वाला किला, जब दुर्ग पढ़ेंगे तो उस दुर्ग में कुंभलगढ़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे। आपको अच्छी तरह पता है कि मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी अगर कोई थी तो कुंभलगढ़ थी। जब मेवाड़ पर संकट आया, जब अगर हम बात करते हैं कि जो पन्नाधाय वाला बलिदान आपने देखा होगा, तब पन्नाधाय उदय सिंह को बचाकर कहाँ लेकर आई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में लेकर आई थी। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है कटारगढ़। कटारगढ़, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देखो, अगर हमारे पास कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, तो ये कुंभलगढ़ क्या है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। क्या है? संकटकालीन राजधानी। याद रखना इस चीज के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? तो कुंभलगढ़ है। और कटारगढ़ के बारे में क्या कहा जाता है कि ये मेवाड़ की तीसरी आंख। क्या कहा गया है? तीसरी आंख। अबुल फजल ने इसकी बुलंदी के बारे में कहा था कि इसको देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। तो इतनी अच्छी बात। और तीसरी आंख क्यों कहा? क्योंकि पहली आंख मेवाड़ में चित्तौड़ था हमारे पास, दूसरी कुंभलगढ़ थी, तो तीसरी आंख हमने इसको कहा कटारगढ़। और कटारगढ़ में भी अगर एग्जैक्ट स्थान पूछ लिया जाता है तो एक महल है, इस महल का नाम है बादल महल।
क्या नाम है? बादल महल। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ होता है? बादल महल में होता है। कुंभलगढ़ ऑप्शन में हो सकता है, कुंभलगढ़ नहीं मिलेगा तो कटारगढ़ मिलेगा, और कटारगढ़ के बाद अगर महल पूछ लिया जाता है तो आपको क्या याद रखना है? बादल महल में किनका जन्म होता है? इनका। इनके पिता का नाम सबको पता है, महाराणा उदय सिंह। पिता का नाम क्या है? महाराणा उदय सिंह, जिसको पन्नाधाई बचाकर कहां पहुंचाती है? इनको बचाकर पहुंचाती है पन्नाधाई, हाँ सॉरी, पन्नाधाई इनको बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाती है। आप सबको अच्छी तरीके से इसके बारे में पता है। अगर मैं माता की बात करता हूं तो माता हमारे पास इनकी जयवंताबाई सोनगरा, सोनगरा चौहान की पुत्री थी और इनका नाम था जयवंताबाई। इनका नाम था जयवंताबाई, जयवंताबाई, और कई बार आपको लिखा मिल जाएगा जयवंता, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, जयवंताबाई। और ये सोनगरा चौहान अखेराज की पुत्री, ध्यान रखना, सोनगरा क्या है? सोनगरा चौहान है, अखेराज की पुत्री। ये कौन है? जयवंताबाई, ये इनकी माता का नाम है। तो महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है 9 में 1540 आपका ऑप्शन होगा। जन्म स्थान कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में कटारगढ़, कटारगढ़ में बादल महल में इनका जन्म होता है। कुंभलगढ़ के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है, तो कुंभलगढ़ है। अगर तीसरी आंख के बारे में पूछा जाता है तो हमारे पास तीसरी आंख कौन सी है? कटारगढ़ है। उसके बाद में पिता कौन है? उदय सिंह, और माता कौन होगी? जयवंताबाई। जयवंताबाई सोनगरा, सोनगरा चौहान अखेराज की पुत्री, जो कहा, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब उदय सिंह को राजा मानने के लिए मना कर दिया था तो यह सोनगरा अखेराज चौहान ही, जो सोनगरा चौहान था, इसने अपनी बेटी का विवाह किससे किया? उदय सिंह से, ताकि एक राजा को अपनी बेटी दे रहा है, इसलिए लोगों ने मान लिया कि ये वास्तव में राणा सांगा की एक अंतिम निशानी है। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था, किससे? महाराणा प्रताप से, और पुत्री का नाम क्या था? जयवंताबाई। देखो, उस जानकारी के बाद अगर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में अन्य जानकारियों की, तो महाराणा प्रताप के बारे में अगर देखा जाता है तो महाराणा प्रताप की पत्नी के बारे में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था अजवानदे पंवार। क्या नाम था? अजवानदे पंवार, अजवानदे पंवार। ये पंवार राजा की पुत्री थी, अजवानदे पंवार। कई बार इसको अजबदे भी कहा जाता है, अजबदे। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजबदे। और अगर हम बात करते हैं इनके पुत्र की, तो इनकी जो संतान थी उस पुत्र का नाम था अमर सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? अमर सिंह। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उदयपुर की स्थापना इसी अमर सिंह के जन्म पर महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाई गई थी, ध्यान देना। और उन्होंने इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। उदय सिंह जो थे, जो राजा थे, उन्होंने अपनी राजधानी उदयपुर बनाया था। इस पौत्र जन्म के उपलक्ष्य में जब अमर सिंह का जन्म हुआ था तो बहुत खुशी हुए, और उसी खुशी के उपलक्ष्य में उदयपुर शहर की स्थापना 1559 में किसने की थी? उदय सिंह के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगर महाराणा प्रताप के बचपन के नाम के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना, इनका बचपन का नाम क्या था? कीका। कीका कोई वैसे शब्द नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में किसी भी पहाड़ी बालक को कीका नाम से बुलाया जाता था, तो महाराणा प्रताप को भी क्या कहा जाता था? कीका कहा जाता था। अब कीका कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है किसी का भी। जैसे अगर हम आड़ोती में कहते हैं किसी को छोरा बोल दिया, किसी को मोड़ी बोल दिया, मोड़ा बोल दिया, तो ये क्या है? कोई नाम नहीं है बेसिकली। एक्चुअली इनको भी इसी सामान्य नाम से बुलाया जाता था। किसी भी भील बालक का पहाड़ी क्षेत्र में नाम कीका हुआ करता था, लेकिन इनको भी ये भीलों में ही रहते थे अधिकांश, तो क्या कहा? कीका इनको कहा गया। साहित्य में अगर महाराणा प्रताप की अगर बात करते हैं तो साहित्य में इनका नाम है ओ नीला घोड़ा रा सवार। क्या कहा जाता है? ओ नीला घोड़ा रा सवार, नीला घोड़ा रा सवार, ये नाम आपको इनका साहित्य में देखने को मिल जाएगा, ध्यान रख लेना। तो महाराणा प्रताप के बारे में सिंपल सी जानकारी, इसके पहले आपने क्या ली थी, इसके बारे में देखा था। महाराणा प्रताप के जन्म स्थान, पिता, माता के बारे में जानकारी ली आपने। इसके बाद हमने क्या देखा? इनकी पत्नी का नाम था अजवानदे पंवार, जिसको अजबदे भी कहा जाता था। पुत्र अमर सिंह है, बचपन का नाम कीका है, साहित्य में नाम क्या हो गया इनका? ओ नीला घोड़ा रा सवार। चेतक इनकी
सवारी थी, ध्यान देना। इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। ये याद रखना, इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा जाता है तो आपको आंसर याद होना चाहिए, चेतक इनके घोड़े का नाम था। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की। देखो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था उदय सिंह। जो उदय सिंह था, इनके पिता का नाम आपको पता है, उदय सिंह थे। उदय सिंह ने क्या किया था? भटियानी रानी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किसको बना दिया था? जगमाल को। अब मेवाड़ में एक प्रोसेस हुआ करती थी कि जो पुत्र पिता की मृत्यु के समय उनके पास था, तो उसके अलावा जो अनुपस्थित या राजधानी में मिलता था, ऐसा माना जाता था कि वह राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहा है। तो पिता ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? जगमाल को बनाया। महाराणा प्रताप को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था उदय सिंह ने। इसीलिए जब पिता की मृत्यु हुई, उदय सिंह की मृत्यु की बात करें तो उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 को। किसकी मृत्यु होती है? उदय सिंह की मृत्यु होती है। और कहां होती है? गोगुंदा में। क्योंकि आपको पता है ये निर्वासित जीवन जी रहा था गोगुंदा की पहाड़ियों में। तो गोगुंदा में जब उदय सिंह की मृत्यु होती है, उस समय महाराणा प्रताप वहीं थे। कौन थे? महाराणा प्रताप वहीं थे। तब लोगों ने ये प्रश्न उठाया, जो मेवाड़ी सरदार थे, कि वे जगमाल को उत्तराधिकारी इन्होंने घोषित कर रखा था। और उस समय जब पिता की मृत्यु हुई थी, तब जगमाल कहां था? कुंभलगढ़ में था। किस जगह था? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में ये क्या कर रहा था? यह तैयारियां कर रहा था राज्याभिषेक की। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, तब महाराणा प्रताप और इनका पुत्र अमर सिंह ही वहां उपस्थित थे। बाकी जिसको उत्तराधिकारी उदय सिंह ने घोषित किया था जगमाल को, यह उस समय वहां पर नहीं था। तब कंडीशन ये आई थी, वहीं पर इस महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। किस जगह? गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है। तो ये राज्याभिषेक किया था कृष्णदास चूड़ावत ने। इनका राज्याभिषेक कौन कर रहा है? कृष्णदास चूड़ावत। ध्यान रखना, कृष्णदास चूड़ावत। जो चूड़ावत था, इसने इनका राज्याभिषेक किया। ये कहां के रहने वाले थे? सलम्बूर के रहने वाले थे। कृष्णदास चूड़ावत कहां के रहने वाले? सलम्बूर के। आप याद रखना, सलम्बूर के हैं रहने वाले। इन्होंने इनका राज तिलक किया, ध्यान देना। और एक प्रथा वहां पर चली आ रही थी कि जो कोई मेवाड़ के शासकों का राज तिलक करेगा, सलम्बूर के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वह अपना अंगूठा काटकर राज तिलक किया करता था। किनका? मेवाड़ी सरदारों का। तो मेवाड़ी सरदारों का उस समय मेवाड़ के इन राजा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा में। पहला राज्याभिषेक अगर पूछा जाता है तो आपको आंसर देना है गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ है। और किसने किया है? कृष्णदास चूड़ावत ने इनका राज्याभिषेक किया है। कहां के थे? ये सलम्बूर के रहने वाले थे। अब अगर हम बात करते हैं इनका विधिवत राज्य तिलक, तो देखो उस समय राजधानी क्या हुआ करती थी? कुंभलगढ़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। ये गोगुंदा इनकी राजधानी नहीं थी। ये तो इस समय इनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो उस समय यहां उपस्थित थे, तो वहीं पर इनको क्या बना दिया? राजा घोषित कर दिया। लेकिन अगर विधिवत राज्याभिषेक की बात की जाती है तो विधिवत राज्याभिषेक कहां होता है इनका? कुंभलगढ़ के अंदर। क्वेश्चन आ जाए कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहां हुआ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कुंभलगढ़ में इनका विधिवत राज्याभिषेक किया गया। और अगर हम इस बात की बात करें तो इनके प्रताप के विधिवत जो राज तिलक किया जा रहा था, इस समय मारवाड़ का चंद्रसेन भी इसमें भाग लेने के लिए आया था। कौन था? मारवाड़ का चंद्रसेन, जो वो भी एक प्रकार का निर्वासित जीवन जी रहा था। ध्यान रखना, उसको मारवाड़ का जो चंद्रसेन था, वह अकबर की सेनाओं से इधर उधर भाग रहा था, तो उसको क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। लेकिन उसने भी चंद्रसेन ने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो उस समय मारवाड़ का चंद्रसेन इनके राज्याभिषेक के समय वहां पर उपस्थित था। ध्यान रख लेना, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर आपको मिल जाना चाहिए।
तो हमने अभी बात की महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की। तो महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। पहली बार गोगुंदा में हुआ है। कब हुआ है? 28 फरवरी 1572 को। किसने किया है? कृष्णदास चूड़ावत ने किया है और ये सलम्बुर के राजा थे। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहां हुआ है, तो महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहां पर हुआ है? कुंभलगढ़ के अंदर हुआ है, जो कि इनकी संकटकालीन राजधानी थी। और उस समय कौन उपस्थित थे? उस समय मारवाड़ के राव चंद्रसेन वहां पर उपस्थित थे। तो ध्यान देना, राज्याभिषेक से संबंधित क्वेश्चन अगर आते हैं तो इनसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं इनके सामान्य परिचय के बाद बात करते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि महाराणा प्रताप का रिलेशन देखना है अकबर से। अब अकबर का अधिकार हो चुका था। अकबर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो कि अकबर ने अधिकार कर लिया था किस पे? चित्तौड़ पर। तो कुल मिला के इस समय जो इनकी प्रधान राजधानी चित्तौड़ थी वह किनके अधीन नहीं थी? महाराणा प्रताप के अधीन नहीं थी। कुल मिला के चित्तौड़ पर अधिकार किसका था? अकबर का अधिकार हो गया था। तो इन्होंने जो मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बना लिया था? कुंभलगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। अब यहीं पर राज्याभिषेक हो चुका है किसका? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक यहां पर हो चुका है। चित्तौड़ अकबर के अधीन है। महाराणा प्रताप मतलब इनसे संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेवाड़ के शासक अधीनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में जब अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। देखो, सबसे पहले आक्रमण नहीं किया है, क्योंकि जब आक्रमण हुआ था तब जो अकबर की पत्नी थी जोधा, जो कि कहाँ की थी? हमारे जयपुर की रहने वाली थी। उन्होंने कहा था कि भाई आप राजपूतों का खून नहीं बहाएंगे। तो राजपूतों का खून नहीं बहाएंगे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पहले उनसे संधि करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसीलिए इस अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजता है। और चारों शिष्टमंडल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान देना, 4 शिष्टमंडल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो पहला शिष्टमंडल था, पहला व्यक्ति आया था जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची ये पहला व्यक्ति था जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आया था कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। जलाल खां कोरची ने कहा। तो इन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े सामंत हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ध्यान रखना ये मेवाड़ की पगड़ी किसी मुगल बादशाह के आगे नहीं झुक सकती है। मैं आपसे संधि नहीं करूंगा। आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने अकबर को जाके बताइए कि आप महाराणा प्रताप की संधि आप स्वीकार कर लें, हम नहीं करेंगे। तो जलाल खां कोरची जो शिष्टमंडल लेकर आया, ये भी यहां से लौट गया। ये शिष्टमंडल 1572 में लेकर आते हैं। कब लेकर आते हैं? 1572 में। लेकिन इस शिष्टमंडल से भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। किसको? अकबर को। उसके बाद अगर हमारे पास बात करते हैं तो मानसिंह, देखो ये बहुत बड़ा मनसबदार था अकबर की सेना का, और अकबर के साम्राज्य का एक मनसब 7000 तक का मनसब दिया गया था इस मानसिंह को। तो मानसिंह को भेजा इन्होंने कि जाओ मानसिंह आप संधि के लिए जाएं। ये किसका था? भगवान दास का पुत्र था। ध्यान देना, ये राजकुमार की पोस्ट पर था। तो ये आया तो इसने साफ मना कर दिया महाराणा प्रताप ने मानसिंह से कि देखो, हम मुगलों की अधीनता स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप झुक सकते हैं, हम नहीं झुकेंगे। तो मानसिंह द्वारा भेजा गया शिष्टमंडल भी वापस लौट गया। और महाराणा प्रताप ने जब इसको लौटाया तो कंडीशन ये आती है, इसने इसको अपमान भी समझा था। इसके बाद भी ध्यान रख लेना, महाराणा प्रताप ने फिर तीसरा प्रयास किया और तीसरा प्रयास मानसिंह के पिता भगवान दास को भेजा। भगवान दास किसके पिता थे? ये मानसिंह के पिता थे और जयपुर के आमेर के शासक है। ध्यान रखना, ये आते हैं और इनसे कहा, तो प्रताप ने इनसे कहा कि भाई आप मेरे पिता तुल्य हैं, और जब आप मेरे पिता तुल्य हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं किसी भी स्थिति में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। कुल मिला के हम किसी प्रकार का बेटी व्यवहार नहीं रखेंगे मुगलों के साथ। इतनी बड़ी बात किससे कहा? भगवान दास से। अब
उसके बाद भी अकबर ने एक और अंतिम प्रयास किया, और जो उसका एक मतलब वित्त मंत्रालय को जो देखता था टोडरमल, इस टोडरमल, राजा टोडरमल को भेजा जाता है कि जाइए आप महाराणा प्रताप से संधि के लिए शर्तें रखिए। तो महाराणा प्रताप से संधि के लिए तीनों व्यक्ति ये 1573 में संधि करने के लिए असफल रहते हैं। कुल मिला के ये किसी प्रकार की कोई संधि नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आया है कि महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अकबर ने कितने शिष्टमंडल भेजे, तो आपका आंसर होना चाहिए कितने शिष्टमंडल आ रहे हैं? 4 शिष्टमंडल भेजता है। कौन? अकबर। क्या करने के लिए? संधि करने के लिए। किससे? महाराणा प्रताप से। और यह पूछा जाता है, इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो इनका क्रम को याद रखना है। सबसे पहले जलाल खां कोरची आया है, उसके बाद मानसिंह आया है, फिर भगवान दास आया है, फिर टोडरमल आया है। तो आप याद कर लोगे JMBT। क्या याद करोगे? JMBT। ये 4 शिष्टमंडल कंटिन्यू हमारे पास आते हैं इससे संधि करने के लिए। किससे? अकबर से संधि, सॉरी प्रताप से संधि करने के लिए अकबर भेजता है। लेकिन इन चारों शिष्टमंडल के असफल होने के बाद अब हमारे पास एक बहुत बड़ा युद्ध आने वाला है इस मेवाड़ की धरती का, और वो होगा हल्दी घाटी का युद्ध। मतलब इस शिष्टमंडल की असफलता का परिणाम ही था हल्दी घाटी का युद्ध। तो इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम अगले वीडियो में। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। और किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है, कोई भी समस्या आती है, तो आप डिस्प्ले बॉक्स पे जो नंबर चल रहे हैं आप इन पर फ़ोन करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपका प्यार यूं ही बना रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप तैयारी कर रहे हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।